आज अध्याय 7 देखेंगे और जिसमें बताया गया है अध्याय 7 जिसमें छात्रों का निवास, नामांकन और उपाधियाँ। तो जिसमें कहा गया कि ऐसे अध्यादेश द्वारा विहित किए जाएंगे जो कि धारा 41 में हो और अध्याय 7 में हो। छात्रों का निवास यानी कि छात्रावास जो रहता है वो क्या रहेगा कि जो छात्रावास रहेगा तो उसे कार्य परिषद द्वारा विशेष शर्तों जैसे कि आदेशों के द्वारा विहित किया जाएगा, जैसे मान्यता दी जाएगी। मान्यता कौन कैसे दी जाएगी? उसको कार्य परिषद के द्वारा। तो इसमें छात्रावास के लिए याद रखना, इसमें छात्रावास के लिए जो भी एक समिति होती है वो कार्य परिषद रहती है, ठीक है ना। और बाकी तो चीज़ें वार्डन वगैरह ये नॉर्मल चीज़ हर किसी को पता रहती है, लेकिन इसमें कार्य समिति याद रखना छात्र निवास में, छात्रावास में, ठीक है ना। और इसके बाद में आगे चलते हैं तो विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम प्रवेश। तो इसमें कहा गया है कि मतलब किन लोगों को एग्ज़ाम बैठने दिया जाएगा। जैसे कि 10+2 होता है तो 10+2 के बाद जो भी एग्ज़ाम जो भी लड़के आएंगे वो विश्वविद्यालय में प्रवेश लेंगे तो उनके लिए क्या योग्यता होगी। तो योग्यता मतलब 10+2 रहेगी, लेकिन उन्हें माना कैसे जाएगा 10+2 है। तो इसमें कहा गया कि मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल 1965 क्रमांक 23 1965 के अधीन अंतिम परीक्षा मतलब समतुल मतलब जो कह रहा है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल जैसे 10+2 माध्यमिक शिक्षा मंडल कराता है भोपाल के द्वारा होती है, तो 10+2 होती है, तो वो परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो वही व्यक्ति ही विश्वविद्यालय में प्रवेश ले सकता है। जरूरी नहीं है मध्य प्रदेश का हो, कहीं बाहर का भी हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, बट 10+2 हो, ठीक है ना। अब इसमें आगे चलते हैं तो आगे इसमें कह रहा है कि विश्वविद्यालय में जो परीक्षक होते हैं और परीक्षा नियंत्रक होते हैं उनकी नियुक्ति की जाएगी। तो उनकी नियुक्ति के संबंध में तो क्या है, तो उस समिति का दे रखा है। तो इस समिति के जो नियुक्ति की जाएगी, नियुक्ति कैसे की जाएगी, तो उसमें दे रखा है कि कुलपति के परामर्श पर की जाएगी उनकी नियुक्ति की, उनकी परीक्षक और परीक्षा नियंत्रकों की, ठीक है। कुलपति के परामर्श पर की जाएगी, लेकिन कुलपति के परामर्श के लिए एक समिति बना दी। समिति में कौन कौन होगा? तो संकाय का एक अध्यक्ष होगा, संकाय के अध्यक्ष के अलावा एक संबंधित अध्ययन बोर्ड का अध्यक्ष होगा, फिर अध्ययन बोर्ड का जो सदस्य जो कुलपति द्वारा नाम जिससे कुलपति द्वारा चुना गया वो होगा। यदि परीक्षा के दौरान कोई भी परीक्षक किसी कारण से कार्य करने में असमर्थ होता है तो कुलपति उस व्यक्ति के लिए परीक्षक बनने के लिए परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। मतलब इसमें 3-4 लोग हो गए, तो ये आपको याद रखना। फिर महाविद्यालय, फिर इसमें कह रहा है कि महाविद्यालय को निरीक्षण और रिपोर्ट मतलब प्रतिवेदन। देखते हैं महाविद्यालय परीक्षा रिपोर्ट में क्या है कि इसमें कोई चीज़ ऐसी है जो याद करने लायक हो। कार्य परिषद समय समय पर एक से अधिक समीक्षक व्यक्ति है जो कि कार्य परिषद के द्वारा संबंधित प्रागतिक किया गया हो मतलब कार्य परिषद द्वारा समय समय पर, तो कार्य परिषद के द्वारा इसमें जो भी निरीक्षण किया जाएगा, प्रतिवेदन दिया जाएगा, उसमें एक जरूर ध्यान रखना, यहाँ पे कार्य परिषद का नाम आ रहा है तो कार्य परिषद पूछा जाएगा कि उसमें जो भी है विश्वविद्यालय निरीक्षण करने के लिए किसी के द्वारा उसमें किया जाता है, तो कार्य परिषद इसमें कार्य परिषद मानी जाएगी। अब पंजीकृत स्नातक, उसमें कहा गया है कि छात्र मतलब जो भी विश्वविद्यालय में वो एडमिशन लेते हैं तो उनका क्या है एक नामांकन नंबर जारी किया जाता है, तो उसके बारे में तो उसमें कह रहा है कि पंजीकृत स्नातक मतलब कौन कौन से स्नातक होंगे पंजीकृत। तो उसमें कह रहा है विश्वविद्यालय का कोई स्नातक भारत में विधि नियमित किसी विश्वविद्यालय में जो इसने स्नातक कम से कम 3 वर्ष हो गए होंगे। मतलब आपको पता है BSc वगैरह BA वगैरह सब 3 वर्ष में होते हैं, तो उसके बारे में दे रखा है। अब इसमें आगे देखते हैं आगे क्या दे रखा है, आगे चलते हैं पूरा उसके बारे में दे रखा है। अब अध्याय 8 आता है। अध्याय 8 में अंकेक्षण और वार्षिक रिपोर्ट। तो वार्षिक रिपोर्ट दे रखी है। वार्षिक रिपोर्ट कितने में दे रखी है? 47 में दे रखी है। तो इसमें वार्षिक रिपोर्ट में क्या दे रखा है कि विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कार्य परिषद के निर्देशन के अधीन तैयार की जाएगी और सभा को ऐसी तारीख या उससे पूर्व भेजी जाएगी जो कि नियम द्वारा विहित किए जाए, ठीक है ना। इसमें 2 चीज़ याद रखनी है आपको। वार्षिक रिपोर्ट किसके द्वारा आ गया, किसी का दिन तैयार की जाएगी कार्य परिषद के द्वारा और सभा को भेजी जाएगी, ठीक है ना। फिर ये कहाँ जाएगी? ये जाएगी राज्य सरकार के पास, और राज्य सरकार इसे क्या करेगी, जो विधानसभा होती है राज्य की, उस विधानसभा के पटल पर रखवाएगी राज्यपाल के थ्रू। अब लेखांकन सपरीक्षा, और लेखांकन सपरीक्षा कौन करेगा? प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक वर्ष के अंतराल पर संपरीक्षा किया जाता है, लेकिन कौन करेगा?
तो इसमें क्या की होनी चाहिए, तो इसमें कह रहा है कि आपको कम से कम 1 वर्ष अधिकतम 15 मार्च से बीच में जो भी वो कहते हैं जो उसका लेखा जोखा है उसका सब परीक्षा किया जाएगा। तो सब परीक्षा करने के लिए ये सम परीक्षा रिपोर्ट एक प्रति कार्य परिषद द्वारा सभा के आयुक्त, उच्च शिक्षा और राज्य सरकार को भेजी जाएगी। राज्य सरकार यथाशीघ्र उसे राज्य विधानसभा के पटल पर रखवाएगी। अब अध्याय 9 में दे रखा है विश्वविद्यालय में शिक्षण जो शिक्षक रहते हैं उनकी नियुक्ति के बारे में संबंधित है। तो उसमें कहा गया है कि धारा 49 में कि क्या कहा गया है, धारा 49 में बताया गया है कि विश्वविद्यालय में जो अध्यापक की नियुक्ति की जाएगी तो नियुक्ति किसके आधार पर की जाएगी, प्रवर समिति की सिफारिश से की जाएगी। तो इसमें कौन कौन होंगे, तो इसमें काफ़ी व्यक्ति होंगे। इसमें कोई भी जैसे कि आज जो नाम दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि विश्वविद्यालय में शैक्षणिक अध्यापक की नियुक्ति की जा रही है तो प्रवर समिति की सिफारिश पर की जा रही है। इसको याद रखना जरूरी है। अब प्रवर समिति के सदस्य, ये चीज़ थोड़ा देख लो, बस ये चीज़ जरूरी है। जो प्रवर समिति होगी तो इसका अध्यक्ष होगा कुलपति, ये अपने लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी अब और देखते हैं इसमें धारा 3 में क्या रखा है, उपधारा 3 में क्या दे रखा है, विद्या परिषद द्वारा प्रस्तुत 3 विशेषज्ञों का पैनल में एक विशेषज्ञ जो कि किसी प्रकार से विश्वविद्यालय के सशक्त न हो कुलाधिपति द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। ठीक है ना। 3 विशेषज्ञ जो किसी प्रकार से विश्वविद्यालय सशक्त न हो कुलाधिपति द्वारा निर्देशित किए जाएंगे। दोनों में अंतर क्या है, विद्या परिषद द्वारा। अच्छा, इसमें विद्या परिषद का नाम आ गया, इसमें नॉर्मल चीज़ है तो इसलिए दोनों में अंतर थोड़ा सा इतना ही है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या दे रखा है। अब प्रवर समिति के बारे में दे रखा है कि भैया इसकी गर्भवती सदस्य इतने होंगे। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। अब और आगे देखते हैं अध्यापकों की पदोन्नति। जो अध्यापक जिसमें है तो उसमें क्या उसकी पदोन्नति के बारे में दे रखा है। तो पदोन्नति अर्हता के आधार पर की जाती है, जो उनकी योग्यता है और जो कितने वर्ष काम कर लिए उस आधार पर उनकी नियुक्ति जो पदोन्नति है वो की जाएगी। ये 49 काम है। अब आते हैं 50 में क्या कहा गया है कि उन अध्यापकों को वेतन जिन्हें विश्वविद्यालय से वेतन दिया जाता हो, वो ऐसे अध्यापक जिन्हें विश्वविद्यालय से वेतन दिया जाता हो, जिन्हें विश्वविद्यालय से वेतन दिया जाता हो सरकार वेतन के अनुसार कार्य परिषद द्वारा राज्य सरकार को पूर्व अनुमोदन अध्यादेश के नियम किए गए हों। मतलब क्या हुआ इसका, कार्य परिषद द्वारा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से अध्यादेश द्वारा नियम किए गए हों। जो भी है आप इतना याद रखना कि अध्याय 50 में वो अध्यापक आएंगे जिन्हें विश्वविद्यालय से वेतन दिया जाता हो। अब अध्याय 10 अध्याय में आपात उपबंध है। आपात उपबंध क्या रहेगा, इसमें धारा पहले आती है 51 जिसमें दे रखा कि राज्य सरकार कतिपय परिस्थितियों की स्थिति में वित्तीय नियंत्रण करेगी। तो क्या वित्तीय नियंत्रण करेगी, देखते हैं इसमें। मतलब कोई भी जैसे कि तो इसमें राज्य सरकार जो वित्तीय नियंत्रण करेगी विश्वविद्यालय का, उसमें क्या रहेगा, तो इसमें वित्तीय नियंत्रण पर राज्य सरकार अपने हाथ में लेती है तो इसमें क्या रहेगा, कम से कम 1 वर्ष के लिए रहेगी, लेकिन ये अवधि 1 वर्ष से बढ़ाई जा सकती है। अधिकतम कितनी होगी, अधिकतम 3 वर्ष होगी। मतलब राज्य सरकार अपने हाथ में है जो वित्तीय नियंत्रण 3 वर्ष से अधिक नहीं लेगी, लेकिन इसे 1-1 साल करके बढ़ाया जा सकता है और अधिकतम 3 वर्ष रहती है और मिनिमम 1 वर्ष रहती है। और आगे देखते हैं। अब दे रखा है इसमें धारा 52 में कि जो राज्य सरकार के वो विश्वविद्यालय के बेहतर प्रशासन के लिए जो राज्य सरकार की शक्ति होगी वो उसका दे रखा है। तो राज्य सरकार की क्या क्या शक्ति रहेगी, इसमें काफ़ी लंबा चौड़ा है। अधिनियम सारे पुण्य धारा तो पीछे पड़ चुके हैं, फिर भी ये इतना रखना कि 52 में क्या है, राज्य सरकार बेहतर प्रशासन के लिए विश्वविद्यालय को अपने नियंत्रण में रखेगी, है ना। और फिर इसी का जस्ट 53 रहेगी। 53 में क्या रहेगा कि जब तक ये धारा 52 है इसके लिए 0 नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता राज्य सरकार के द्वारा, तब तक क्या रहेगा, एक बार देख लेते हैं इसमें कहाँ पर है। परिणाम जो धारा 52 के तहत अधीन सूचना के प्रवर्तन काल अवधि के अवसान होने पर, मतलब धारा 52 के अधीन सूचना के प्रवर्तन काल अवधि अवसान होने पर इस अधिनियम जैसे उपबंध सूचना को वर्णित विश्वविद्यालय द्वारा इस जब तक धारा 52 का जो भी है राज्य सरकार के द्वारा 0 लागू नहीं हो जाएगा तब तक राज्य सरकार के अधीन ही रहेगी सारी चीज़ें। परिवर्तन वगैरह ये जैसे शब्द समझ लेना अपने हिसाब से जो भी है।
धारा 11 में विद्यार्थी परामर्श समिति, तो इसमें क्या दे रखा है विद्यार्थी परामर्श समिति में, तो कह रहा है प्रत्येक विश्वविद्यालय में 3 विद्यार्थी प्रतिनिधि विश्वविद्यालय के सभा के विद्यार्थी सदस्य के निर्वाचित किए जाएंगे। 3 विद्यार्थी प्रतिनिधि धारा 20, ये काफ़ी लंबा चौड़ा दे रखा है, सीधी रहना कि 54 में विद्यार्थी परामर्श समिति का गठन किया जाएगा और इसमें कोई अध्यक्ष वगैरह या फिर कितने क्या वो रहती है, क्या नाम है, गणपूर्ति वगैरह देखते हैं, अगर है तो बता। चलिए सीधी धारा 53 पे आते हैं और अध्याय 12 पे आते हैं। और अध्याय 12 में क्या दे रखा है कि विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों तथा निकायों के संबंधित गठन विवाद। तो इसमें क्या रहेगा कि जो भी विश्वविद्यालय में मतलब विश्वविद्यालय में किसी प्रकार के प्राधिकारी निकाय से जो भी विवाद रहेगा, उस विवाद के संबंध में कोई भी विनिश्चय पूर्व कुलाधिपति स्वयं या उसके द्वारा नामित व्यक्ति, कोई भी अधिकारी प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की सुनवाई युक्तियुक्त अवसर देगा। मतलब विवादों के संबंध में जो भी चीज़ रहेगी कुलाधिपति को अधिकार रहेगा उसको सुनने का, ठीक है ना। और फिर समिति का गठन किया जाएगा। समिति का गठन करने के लिए क्या रहेगा कि कोई भी मामला यूनिवर्सिटी में जैसे कि निकायों का विवाद है तो इसके लिए कोई समिति गठन कर दी। आकस्मिक रिक्तियों को भराया जाना, अगर कोई भी रिक्ति हो जाती किसी भी प्रकार की किसी टीचर के द्वारा या फिर कोई, तो उस नियुक्ति के बारे में दे रखा है कि किस प्रकार से विश्वविद्यालय में रिक्तियाँ भरी जाएंगी। फिर उसके बाद दे रखा है विश्वविद्यालय तथा निकायों की कार्यवाही, और मतलब विश्वविद्यालय में कोई भी कार्य किया किसी ने तो कार्रवाई करने वाला मतलब किसी कोई पद खाली है, तो अगर कोई भी काम हो रहा है उस संदर्भ में, जैसे कुलपति नहीं है तो कोई भी अदर नहीं है, तो उस संदर्भ में क्या रहेगा कि काम तो होना ही है, काम रुकती नहीं, किसी नियुक्ति का रिक्त होने थे। तो इसी प्रकार कर रहा है अगर कोई भी रिक्ति है और विश्वविद्यालय में काम होना है तो उस काम के में कोई रुकावट नहीं होगी। सेवा शर्त है, सेवा शर्तों के बारे में क्या क्या दे रखा है कि जो भी विश्वविद्यालय को सेवा शर्तें दी जाती हैं, जो भी टीचर वगैरह रहते हैं वहाँ पे या फिर प्रचार वगैरह, उनके लिए जो भी सेवा शर्तें रहेंगी उसमें एक अपने धारा पड़ी थी, धारा गाँव में सेवा शर्तों का वर्णन किया गया था 15 गाँव में। पेंशन भविष्य निधि, तो इसमें देखें पेंशन भविष्य निधि रहती है जो क्या रहती है, जो कि प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 क्रमांक 19 के तहत दी जाती है। अब अधिनियम आदेशों का संरक्षण, तो क्या रहेगा कि अधिकारियों का कोई भी मतलब कह रहा है कि आदेश तथा अधिनियमों का संरक्षण, मतलब विश्वविद्यालय के अधिकारी या अध्यापक अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध किसी बात के लिए जो उसके द्वारा अधिनियम या परिनियम के अध्यादेश विनियम के अधीन सद्भाव की गई है, सद्भाव पूर्व किया जाना आश्रित रहा हो, कोई भी अभियोजन या फिर अन्य विधिक कार्रवाई नहीं होगी। शिक्षण देने के लिए अनुमोदन, तो शिक्षण देने के लिए अनुमोदन कहते हैं धारा 62 में 63 में अध्यापकों का वर्गीकरण, मतलब किस प्रकार के अध्यापक होंगे, जैसे कि एक जूनियर सीनियर रहते हैं, फिर एचओडी रहते हैं, तो उसमें सबके बारे में दे रखा है कि कौन कौन जैसे आचार्य, उपाचार्य, अध्यापक, इस प्रकार से उनको विभाजित किया गया है। और अब देखते हैं धारा 64 में क्या दे रखा है, विश्वविद्यालय के प्राधिकारी सदस्यों की पदावधि, मतलब क्या पदावधि होगी इनकी, तो उसके बारे में दे रखा है कि मतलब जो भी नियुक्ति के आधार पर या फिर उम्र के आधार पर उनकी पदावधि तय की जाएगी। फिर विश्वविद्यालय अधिकारी को त्यागपत्र किसे देंगे, ये त्यागपत्र देंगे कुल सचिव को। जो भी विश्वविद्यालय का अधिकारी अगर कोई भी त्यागपत्र दे रहा है तो कुल सचिव को त्यागपत्र दे देंगे अपने लिखित संबोधन के द्वारा, तो उसे उसी दिन से रिक्त माना जाएगा। अब आते हैं 66 में कि प्राधिकारी सदस्य होने के लिए निहारताएँ, मतलब क्या क्या अर्हता होंगी। तो जब भी किसी भी अधिकारी को नियुक्त किया जाता है तो उससे पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। उस नोटिफिकेशन में और सारी चीज़ मेंशन की जाती है कि इसमें इस व्यक्ति पद के लिए ये योग्यता मांगी जा रही है, तो उसमें उस योग्यता के बारे में पूरा विवरण दे रखा रहता है। तो वही कह रहा है कि आपके यहाँ पे क्या अर्हता रहेंगे। स्नातक रजिस्टर में या फिर विश्वविद्यालय में किसी भी प्राधिकारियों के या फिर निकायों के सदस्य को हटाने की शक्ति किसके पास में है, तो वो रहती है कुलाधिपति के द्वारा। अब कठिनाई को निराकरण और फिर लास्ट में से 68 में और लास्ट में बची कि इस अधिनियम के तहत 1 जनवरी 1983 के पश्चात स्थापित विश्वविद्यालय
मतलब जो भी 1983 के बाद स्थापित होंगे उसमें जो ही अधिनियम लागू किया जाएगा, इसके अलावा कोई दूसरा अधिनियम नहीं रहेगा। ये पूरा ख़त्म होता है और अब इसमें अनुसूचियाँ हैं, इसमें 4 अनुसूची हैं। तो इसमें प्रथम अनुसूची दे रखी है, ये तृतीय अनुसूची दे रखी है, दूसरी अनुसूची ये आपने दे रखी है। इसमें दे रखा है प्रादेशिक अर्थकारिता, मतलब किस यूनिवर्सिटी के कितने क्या कॉलेज आएंगे, वो कहाँ तक कॉलेज रहेंगे इसमें। तो इसमें हरि सिंह विश्वविद्यालय दे रखा है, उज्जैन दे रखा है, जबलपुर दे रखा है, इस प्रकार से ये विश्वविद्यालय दे रखे हैं। और इसके अलावा चौथी अनुसूची रहेगी, ये चौथी अनुसूची आएगी जिसमें कई धाराएं वगैरह भी वर्णन किया गया है। तो अभी के लिए इतना ही।